आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो या फिर किसी भी क्लास का हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल में मिल जाएगा। अब देखिए, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये जो पॉलिटिकल साइंस का ये जो मॉडल पेपर है इसको हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे और हमें कहाँ से ये चीज मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको ये जो मॉडल पेपर है कहां से मिलेगा और किस प्रकार आप लोग इस चीज को डाउनलोड करेंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले आप लोग यहां पर जो क्वेश्चंस दिया गया है, जो यहां पर सामान्य निर्देश दिया गया है, इसको सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। देखिए, एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पर देख लीजिए, जैसे कि यहां पर ये जो सामान्य निर्देश दिया गया है, जैसे कि इतिहास में जैसा था, आपका भूगोल में जैसा है, अर्थशास्त्र में जैसा है, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर सामान्य निर्देश आपका वही रहने वाला है। जो भी क्वेश्चंस होंगे आप अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। कुल मिलाकर 19 प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक जो है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए टोटल मिलाकर जैसे कि यहाँ पर 7 क्वेश्चन है और यहाँ पर मात्र आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। और यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसी प्रकार से जैसा आपका इतिहास का है, अर्थशास्त्र का है, भूगोल का है, वैसे ही यहाँ पर भी वही चीज दिया गया है। देख लीजिए आगे जो है आपका, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जैसे 8 से 14 नंबर तक ये जो हमारा है, इसमें से क्या है, यहाँ पर इनमें से आपको मात्र 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है, अधिकतम 50 शब्दों में देना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 3 अंक का हो जाएगा। फिर 15 से 19 तक जो है हमारा, ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जा रहा है और इसमें से मात्र हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है सर। और यहाँ पर 100 शब्दों में देना है और एक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 5 अंक का यहाँ पर होता है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर जो खंड ए है, यानी कि जो सेक्शन ए स्टार्ट होता है, यहाँ पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको मात्र 5 एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए, जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसका मतलब जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। तो ये किसने बताया है, तो जवाहरलाल नेहरू ने बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 फटाफट नोट करिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है। देखिए इसका आंसर क्या है कि देश में पार्टियां होती है। जाहिर सी बात है, हर एक देश में राजनीतिक पार्टियां होती हैं, किंतु किसी एक बहुत विशाल पार्टी के पास सत्ता होती है, अतः अन्य पार्टियां सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकती है। इसी को बोला जाता है एक दलीय प्रभुत्व। मतलब देखिए, एक्चुअल में जो हमारा सत्ता होता है, जिसका मतलब एक्चुअल में कहा जाए तो किसी एक जन के पास पावर होता है। जैसे अभी अगर देखा जाए ना, जैसे अभी हमारा पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी है, जो बीजेपी से है, तो यहां पर सत्ता अभी किनके हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है। तो यही होता है एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मताधिकार से आप क्या समझते हैं। मताधिकार माने क्या, वोट देने का अधिकार। देखिए हमारे यहाँ जो संविधान है, संविधान में हम लोग जो भी प्रतिनिधि चुनते हैं, तो प्रतिनिधि चुनने के लिए हमें एक अधिकार दिया गया है कि हम लोग अपना मन से किसी को भी चुन सकते हैं। हमें जो अच्छा लगता है, जिस पार्टी के नेता हमें अच्छे लगते हैं, उस पार्टी के नेता को हम लोग चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो अधिकार दिया गया है, यही है हमारा मताधिकार। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि राज्य के नागरिकों को देश के संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार चलाने के हेतु अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। तो यही हुआ आपका मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना, इसका जो अवधि है क्या है, 1961 से 1966 है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अब संपूर्ण क्रांति मैंने टोटल क्रांति नहीं, ठीक है, यहाँ पर एक नाम दिया गया संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति के जो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था।
तो यहाँ पर देखिए 7 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा सेक्शन बी है इसमें हमें कुल मतलब 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है यहाँ पर भी, ठीक है, जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है सर। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे, समझेंगे, एकदम सिंपल है, बात समझिए एकदम अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है क्या है देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए यहाँ पर क्या है, राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर। देखिए एक्चुअल में इससे भी शासन चलाया जाता है, इससे भी शासन चलाया जाता है, लेकिन राजतंत्र में कौन शासन चलाता है, तो राजा चलाता है। और आप लोग देखिएगा एक कहावत भी है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, ठीक है सर। तो यहाँ पर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यहाँ पर कोई वोटिंग वगैरह नहीं होता है। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है, मान के चलिए अभी कोई सत्ता में है, अभी कोई सत्ता में है, ठीक है, तो ये जो सत्ता में आया है इनको चुना कौन है, जनता चुना है, आम जनता, आम पब्लिक ने इनको चुना है। अब देखिए आगे जब वोटिंग होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि ये हार जाए, मतलब ये अपना सत्ता पद से इसको हटाया भी जा सकता है, या फिर दोबारा ये जीत भी सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर राजा बनते जाएगा। तो यही बात होता है सर। और देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से लिख के रखा है, आप लोग समझ सकते हैं कि राजतंत्र और गणतंत्र शासन की 2 भिन्न प्रणालियां हैं। राजतंत्र में राष्ट्र का प्रमुख किसी राजवंश का सदस्य होने के कारण सत्ता प्राप्त करता है, ठीक है, उसका पद पैतृक होता है। जबकि गणतंत्र में देखिए क्या होता है कि गणतंत्र में राष्ट्र के प्रमुख जनता को वोटों के आधार पर चुना जाता है, ठीक है सर। यहां पर जो भी होगा मतलब वोटों के आधार पर चुना जाएगा तथा निश्चित समय के बाद उसे पुनः जनता का समर्थन प्राप्त करके ही पद प्राप्त हो सकता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि अगर आप लोग चाहे तो आप लोग अपने मन से भी आंसर दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मेरा ही आंसर आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि राष्ट्र निर्माण के नेहरू मॉडल की विवेचना करें। देखिए क्या है, नेहरू ने राष्ट्र निर्माण के लिए संवैधानिक, लोकतांत्रिक, समाजवाद ने धर्मनिरपेक्षता एवं उदार लोकतंत्र के आदर्शों को अपनाया, केंद्र को शक्तिशाली बनाते हुए संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, सामाजिक व आर्थिक न्याय तथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया, राष्ट्र हित को दृष्टि में रखते हुए विदेश नीति में पंचशील और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों को स्थान दिया। देखिए सर एक्चुअल में अगर बोला जाए, जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारा जो संविधान है 9 दिसंबर 1946 को इसका प्रथम अधिवेशन यानी कि प्रथम बैठक हुआ था। फिर ये जो 9 दिसंबर होता है, 9 दिसंबर में क्या होता है, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो होते हैं उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 11 दिसंबर यानी कि 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके मतलब स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर 13 दिसंबर, देखिए 2 दिन का गैपिंग था इसलिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेकर आते हैं जिसको बोला जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। जो उद्देश्य प्रस्ताव था आगे चलकर उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना बनता है, जो आपको पता होगा कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस प्रकार से लिखा हुआ होगा। तो वही चीज यहां पर नेहरू उसी चीज का जोर दे रहे थे। अगर आप इस प्रकार से यहां पे इसको नहीं लिखना चाहते ना, आप सिंपल से लिखिए जो यहां पर जो नेहरू जो है ना, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो मतलब क्या क्या चाहते थे, तो हमारे देश में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, उदार लोकतंत्र, ठीक है, संघात्मक सरकार चाहते थे, विदेश नीति अपनाना चाहते थे, पंचशील समझौता, गुटनिरपेक्षता, ये सब चाहते थे। बस आप लोग ये सब लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है यहां पर बोला जा रहा है कि भारत के 7 राष्ट्रीय दलों के नाम बताएं। आप लोग यहां पर 7 नाम बता दीजिएगा। देखिए भारत के जो 7 राष्ट्रीय दल बोला जा रहा है, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय दल क्या क्या है, तो एक हो गया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, एक हो गया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, 2 हो गया यहां पर। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देखिए यहां पर और यहां पर क्या क्या है। जो तीसरा नंबर में क्या है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, ठीक है, और 4th नंबर में बहुजन समाज पार्टी, 5th नंबर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, 6th नंबर में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और यहां पर जो हमारा 7th नंबर में है कि सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, देखिए यहां पर जितना भी दल है हर एक का चुनाव चिन्ह होता है। चुनाव चिन्ह भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं चुनाव चिन्ह, ठीक है। तो बीजेपी का तो आपको पता ही होगा कमल फूल है। तो यहां पर जिनका जिनका जो है सर, आप लोग हर एक चीज को कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है चुनाव चिन्ह। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है कि इसमें राज्य की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, तो राज्य का अर्थव्यवस्था पर पूरा प्रभुत्व होता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का संचालन समाज के हित में होता है, ये हुआ आपका साम्यवादी, क्योंकि साम्यवादी नाम समाज से रिलेट कर रहा है तो समाज से रिलेट रहेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखिए, इसमें राज्य की भूमिका सीमित होती है, मतलब राज्य को सीमित रखा जाता है तथा निजी क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व स्वीकार किया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर ये जो साम्यवादी है और ये जो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, आप अगर पढ़े होंगे जो टर्म 1 में जब आप लोग पढ़ रहे थे, जो शीत युद्ध का दौर से जो आपका कहानी जो स्टार्ट हुआ था सोवियत संघ और अमेरिका, तो हमारा जो सोवियत संघ होता है वो साम्यवादी को अपनाता है और जो अमेरिका होता है वो पूंजीवादी को अपनाता है। पूंजीवादी को अपनाता है और अमेरिका बहुत ज्यादा डेवलप कर जाता है और सोवियत संघ मतलब खत्म हो जाता है, उनका मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज बात होता है सर, ये सब मतलब एक्चुअल में यही बात नहीं होता कि साम्यवादी की अर्थव्यवस्था अपनाने से खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो चीज जो आपने पढ़ा था वहां पर वो मैंने आपको थोड़ा सा याद दिला दिया। ये हो गया आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था और ये जो आपका था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था कि सरदार सरोवर व नर्मदा पर बांधों के बनने से गुजरात और मध्य प्रदेश को पानी और बिजली की सुविधा मिल सकेंगी। यह बहुउद्देशीय योजनाएं जन कल्याण का लक्ष्य पूरा करेंगी, किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिलेगा तथा लोगों को बिजली उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन से लोगों की जमीनें ली जाएंगी, तब बसे हुए लोग विस्थापित हो जाएंगे। यह भी आशंका है कि बहुत ऊंचे बांध के अनायास टूट जाने से बहुत सा भाग जलमग्न हो जाएगा। बात को समझिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? देखिए जैसे मान के नर्मदा पर बांध बनाया जाता है या फिर सरदार सरोवर पर अगर बांध बनाया जाता है, तो जैसे कि गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, वहां के लोगों को बहुत ही सुख मिलेगा। क्या सुख मिलेगा? पानी का मतलब सप्लाई अच्छा मिलेगा, बिजली का सुविधा मिलेगा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं वहां पर चलेंगे, किसानों को सिंचाई के लिए एकदम बहुत ही अधिक मात्रा में पानी मिलेंगे। लेकिन अगर ये सब योजनाएं बनाई जाती हैं तो जहां पर बनाया जाएगा एक बहुत ही बड़ा स्तर में जलमग्न हो जाएगा। जहां पर वो लोग रह रहे हैं उन लोगों को वहां से हटना पड़ेगा, कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। सपोज इधर मान के चले अगर हम लोग पूरा बड़का जैसा बांध बना देते हैं, सपोज इधर कभी अगर टूट जाए बांध तो पूरा मतलब बाढ़ आ जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर जो भी सर हर एक चीज को कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शराब विरोधी आंदोलन, देखिए शराब विरोधी आंदोलन को हम लोग ताड़ी विरोधी आंदोलन भी कहते हैं। तो शराब विरोधी आंदोलन क्या था? तो देखिए उत्तर इसका कि आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले में महिलाएं ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आई। ठीक है, यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है, आगे आई। यहाँ पर देखिए सर, जैसे शराब बोलिए ताड़ी बोलिए, दोनों में से आप कुछ भी बोलिएगा चलेगा। उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह खबर तेजी से फैली और लगभग 5000 गांव की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। 1990 से 91 के दौर में नेलोर जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। नेलोर जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैला और शराब विरोधी आंदोलन के नाम से जाना गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्या है सर? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि दलित आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए दलित आंदोलन क्या है कि दलितों को भारतीय समाज में एक लंबे समय तक प्रताड़ना और भेदभाव का सामना करना पड़ा। अगर आप मतलब एक सीरियल जो आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला, अगर आप लोग देखेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। या फिर जो सूर्या हीरो है ना, जो साउथ मूवी है, ठीक है, जय भीम करके आया है, आप देख लीजिएगा मूवी, अगर आपने नहीं देखा है तो जय भीम मूवी देख लीजिएगा। वहां पर जो दलित वर्ग के जो लोग हैं ना, उनका बहुत ही अधिक मात्रा में शोषण किया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात लागू किए गए भारतीय संविधान ने उन्हें समानता की स्थिति प्रदान की। वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए। 7वें दशक के शुरुआती वर्षों में शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज उठाई। इनमें ज्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे। दलित पंथर्स नामक संगठन का 1972 में गठन हुआ, जो दलित आंदोलन का अगुवा बना। यहां पर इस बात को याद रखिएगा कि दलित पंथर्स नामक संगठन का निर्माण यानी कि गठन कब किया गया? तो 1972 में किया गया। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर के लिए। आज का दलित आंदोलन बहुत सशक्त हो गया है, हालांकि उसमें कुछ कमियां भी आई है। डॉक्टर अंबेडकर इसके मूल प्रेरणा स्रोत रहे हैं।
ठीक है सर, आगे चलें, आगे देखिए। अब हमारा यहाँ से अगला सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अगला सेक्शन जो है, ठीक है। तो सेक्शन यहाँ पर से स्टार्ट हो जाता है जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाला है, और यहाँ पर मात्र आपको 3 ही प्रश्न के उत्तर देने हैं, ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15, एक्चुअल में यहाँ पर टोटल हमारा 19 क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। इस संदर्भ में नेहरू का दृष्टिकोण क्या था, ठीक है, नेहरू का दृष्टिकोण क्या था आप लिखिएगा, ठीक है। देखिए राष्ट्र निर्माण का अर्थ है देश के विभिन्न प्रांतों या क्षेत्रों का गठन या पुनर्गठन इस प्रकार किया जाए जिसे लोग वैध माने और इसके प्रति समर्पित हो। देखिए यहाँ पर कुछ भी राष्ट्र निर्माण का माने क्या होता है कि कोई सा भी क्षेत्र हो या फिर कोई सा भी प्रांत हो, उसको हम लोग इस प्रकार से गठित करेंगे, मतलब एक्चुअल में पुनर्गठन बोलिए, या फिर हम लोग उसका इस प्रकार से गठन करेंगे कि वह वैलिड हो, यानी कि वैध हो, लोग उनको माने कि नहीं भाई मानना पड़ेगा, ठीक है, और उनके प्रति समर्पित हो। जो भी होगा, हम लोग जैसे देश के प्रति समर्पित होते हैं, अपने राज्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो वही चीज यहाँ पर समर्पित होना पड़ेगा। एक ऐसा ढांचा बने कि राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से सबके कल्याण के लिए काम करे। यहाँ पर एक ऐसा मतलब बनना चाहिए, एक ऐसा ढांचा बनना चाहिए, एक ऐसा नियम बनना चाहिए जो यहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था इस तरह से चलना चाहिए जो सबके कल्याण के लिए काम करे, ये नहीं कि कोई विशेष कुछ आदमियों के लिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन की इस संदर्भ में नेहरू का दृष्टिकोण क्या था आपको बताना है। तो देखिए नेहरू का दृष्टिकोण क्या है, इस संदर्भ में नेहरू का दृष्टिकोण निम्न प्रकार से था। क्या था, तो भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य है। भारत देशी रियासतों तथा ब्रिटिश प्रांतों का एक संघ होगा। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का स्वतंत्र पूर्वक प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो होंगे सबको यहाँ पर जो मतलब जैसे संविधान में जो जो दिया गया है अधिकार सबको यहाँ पर यूज करेंगे। आगे देखिए सर, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, पॉइंट नंबर 4 क्या है कि भारत की संप्रभुता तथा संविधान के समस्त शक्तियों का स्रोत जनता होगी। ये तो जाहिर सी बात है, सही बात है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की पूर्ति के लिए कुछ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यकों तथा समाज के दुर्बल, पीड़ित एवं वंचित वर्गों को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा राष्ट्रीय कानून के अनुसार की जाएगी। भारत विश्व शांति की स्थापना में सतत एवं सक्रिय योगदान देगा। तो ये सब चीज है सर, इतना लिखना पड़ेगा तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए कि भारत का विभाजन करते समय किन्हीं, ठीक है, किन्हीं लिख दीजिएगा, किन्हीं 4 समस्याओं का यहाँ पर किन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड देखिए, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में इशू नहीं है कि भारत का विभाजन करते समय किन 4 समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। यहाँ पर जिस टाइम भारत का विभाजन हो रहा था उस टाइम क्या क्या मतलब दिक्कत आई थी उस चीज आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए भारत के विभाजन की प्रक्रिया 1940 में शुरू की गई थी जब मुस्लिम लीग ने राष्ट्र सिद्ध का प्रतिपादन किया। आप सभी को याद होगा कि मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का मांग किया। जब हमारा संविधान बनना जब स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले जो मतलब बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग नहीं किया था। आगे देखिए यहाँ पर एक्चुअल में बोल क्या रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें निम्नलिखित समस्याएं निहित थी, ठीक है। यहाँ पर 4 बोला गया, चलिए डिस्कस करते हैं करके। देखिए पहला क्या है कि क्षेत्रों को धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर बांटा गया, जैसे मुस्लिम क्षेत्रों ने पाकिस्तान बनाया था, बाकी भारत में ही बस गए, जिसने सांप्रदायिक दंगों को देश में स्थान दिया। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर जैसे देखा गया, जैसे एक्चुअल में हुआ क्या, जो मतलब देखा गया कि मतलब किस धर्म के कितने लोग हैं उस आधार पर बांटा गया। तो मुस्लिम जो लोग थे, मुस्लिम लोगों को पाकिस्तान भेजा गया, ठीक है, मुस्लिम लोग के लिए पाकिस्तान बनाया गया और बाद में जो था भारत में रह गए, जिससे क्या हुआ सांप्रदायिक दंगे हो गए, मतलब आपस में लड़ाई हो गया। ये हुआ ये कि यहाँ पर एक समस्या। आगे देख लीजिए जो यहाँ पर कुल मिलाकर जो 4 समस्या होने वाला है हमारा, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो हमारा दूसरा समस्या है क्या कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। केवल 2 इलाके पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान ऐसे क्षेत्र थे, इन दोनों को जोड़कर एक बनाना मुश्किल था, अतः दोनों अलग अलग रहे। वह इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार था। बात समझे। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, देखिए जैसे कि क्या बोला गया कि जहां पर अधिक मुसलमान होंगे, अधिक मात्रा में होंगे, एक्चुअल में धर्म के आधार पर बांटा जा रहा था, तो जहां पर अधिक मुसलमान होंगे उनको पाकिस्तान में हम शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पूर्वी साइड वाला जो था, एक पश्चिमी साइड वाला जो था, ठीक है, इन दोनों में क्या था, बहुत ही अधिक मात्रा में मुसलमान था, लेकिन इन दोनों को एक साथ मिलाना मतलब बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बीच में भारत का भी मतलब इलाका था जहां पर मतलब दूसरे धर्म के लोग रहते थे। यही बात यहां पर बोला जा रहा है। फिर आगे देखिए सर, आगे आपका यहां पर क्या है 3rd नंबर में कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में शामिल होने को राजी नहीं था। देखिए अब ऐसे भी बहुत सारे मुस्लिम थे जो मतलब पाकिस्तान में मतलब शामिल होना नहीं चाहते थे, मतलब बोल रहा कि हम लोग भारत में ही रहेंगे, तथा वे
द्विराष्ट्र सिद्धांत के भी खिलाफ थे। मतलब ये जो द्विराष्ट्र हो रहा है, पहले तो हमारा भारत था, भारत एक हो गया, पाकिस्तान एक हो गया, जब ये अलग अलग हो गया तो उनके खिलाफ भी थे। फिर भी उनको अनदेखी करते हुए संयोग से पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। लेकिन उन लोगों का जो भी चीज था ये सबको अनदेखा कर दिया गया और जो पश्चिम और उत्तर का जो सीमा प्रांत था उसको पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। फोर्थ नंबर में कि सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, जैसे लाखों की संख्या में हिंदू, मुस्लिमों और सिखों के पास अपना घर छोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। ठीक है सर, इस तरह का था। अब देखिए पाकिस्तान में शिफ्ट होना है तो जैसे कि जहां पर पहले रह रहे थे, अगर मान के चलिए वो भारत में ही तो था ना घर, तो बहुत कोई राजी भी नहीं हो रहे थे कि घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं था, छोड़ना पड़ा। तो ये बात हो गया यहाँ पर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि भारत में प्रथम आम चुनावों को करवाने के लिए कौन से विभिन्न तरीके अपनाए गए, किस हद तक इन चुनावों को सफलता प्राप्त हुई। तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है, यहां से लेकर यहां तक एक है, यहां से लेकर यहां तक एक है। तो पहले ऊपर वाला देखते हैं कि प्रथम आम चुनावों को 2 बार स्थगित करना पड़ा था, बाद में अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक आम चुनाव हुए। ठीक है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आम चुनाव कब से कम हुआ था। इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान जनवरी 1952 में ही हुए। ठीक है सर, अधिकतर 1952 में ही स्टार्टिंग हुआ था। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। तो अगला पॉइंट यहाँ पर है पॉइंट नंबर 2, क्या है कि चुनाव अभियान, मतदान और क्या है मतगणना में कुल 6 महीने लगे। देखिए 6 महीने का समय लग गया था। चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। चुनावों में आधे से अधिक मतदाताओं ने अपने वोट डाले। ठीक है, ये 4th नंबर। 5th नंबर क्या है, इसको थोड़ा नीचे लिखिएगा। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया, जिसने आलोचकों को गलत साबित कर दिया। देखिए जो हार गया वो रहा कि यहाँ पर गलत हुआ था हम लोगों के साथ, तो ऐसा बोलना भी नहीं था, लेकिन ये सब हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो सफलता वाला बात जो बोला है आगे का क्वेश्चन में, इसको भी देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इन चुनावों को सफलता भी प्राप्त हुई। क्या देखिए 1 नंबर, हारने वाले दलों ने भी इस चुनाव को निष्पक्ष बताया। लोकतंत्र के इतिहास में यह चुनाव मील का पत्थर साबित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात है सर, ये मील का पत्थर वाला। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी और अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। ये तो है सर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि हरित क्रांति क्या थी, इसके कोई 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों को दर्शाइए। तो हरित क्रांति क्या है देखिए। हरित क्रांति कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए प्रारंभ की गई थी, विशेष रूप से गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जिसके लिए उत्तम गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई के वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग किया गया था। अब सकारात्मक परिणाम देखिए क्या है जो इसका मतलब अच्छा इफेक्ट पड़ा है। गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो उठा। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई। ये एक बात हो गया। आगे देखिए जो इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसका क्या है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि हरित क्रांति के कारण कृषि में मझोले दर्जे के किसानों यानी मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उभरा हुआ इन बदलावों से फायदा हुआ था और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे। ठीक है सर, ये जो था सकारात्मक यानी जो अच्छा इफेक्ट था। अब जो नेगेटिव इफेक्ट है इसको भी देख लेते हैं। तो नेगेटिव इफेक्ट हमारे पास है, नकारात्मक परिणाम क्या है कि इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, और जैसे कि जो गरीब किसान थे या फिर जो छोटे मोटे किसान थे उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इससे खेतीहर पैदावार में सामान्य किस्म का इफाजा और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। बहरहाल इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़े रहे। बात क्लियर, ये था नकारात्मक। अब देखिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, जो कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट है और यहाँ पर हमारा खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 में 3 क्वेश्चन है A, B, C करके। पहला है कि बिहार आंदोलन पर एक नोट लिखिए। B नंबर की संपूर्ण क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। C नंबर में है कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था। चलिए सर फटाफट डिस्कस करते हैं एक का करके। तो सबसे पहले हम लोग A नंबर को देख लेते हैं। तो A नंबर में हमारा यहाँ पर क्या है कि बिहार आंदोलन पर हमें एक नोट लिखना है। देखिए बिहार आंदोलन क्या होता है, क्या था एक्चुअल में। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने कांग्रेस की सरकारों को भ्रष्ट कहा तथा उन्हें हटाने का आंदोलन चलाया।
इस नाते गुजरात में नवनिर्माण समिति का गठन किया गया, जिसके नेताओं ने बलपूर्वक विधायकों के त्यागपत्र लेकर वहां के कांग्रेस सरकार को अपदस्थ करा दिया। फिर यही प्रयोग बिहार में किया गया। वहां अब्दुल गफ्फार की सरकार थी, इसलिए यहाँ समस्या ने सांप्रदायिक मोड़ ले लिया। स्थिति बिगड़ती चली गई, इसलिए जून 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। बिहार आंदोलन स्वतः ठप हो गया। तो ये था आपका बिहार आंदोलन पर एक संक्षिप्त यानी छोटा सा एक नोट। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं बी नंबर वाला। बी नंबर में हमारा संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति पर अभी हम लोग एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख देते हैं, छोटा सा नोट लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी नंबर में क्या है सर, यहाँ पर जो हमारा है ना संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी देखिए क्या है। सन 1972 में जयप्रकाश नारायण ने नवनिर्माण आंदोलन चलाया, जिसका पहला प्रयोग गुजरात एवं बाद में बिहार में हुआ। ऐसी क्रांति का आशय था कि देश में सभी क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन होने चाहिए, तब ही भारत का नव निर्माण होगा। तो यह था आपका संपूर्ण क्रांति। जो आपका नारा है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो ये जो नारा है किन्होंने दिया है, तो देवकांत बरुआ ने दिया है। तो यहां पर मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया, कंप्लीट आंसर बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये जो मॉडल पेपर है कहाँ से आपने डाउनलोड किया है, हमें बता दीजिए, हम लोग भी डाउनलोड करेंगे। तो देखिए सर यहाँ पर जो शुरू से आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक ये जो आपने देखा, ये देखिए कहीं पर भी पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का कभी अभी मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ है, कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर है इसको मैंने खुद से क्रिएट किया है, इसको मैंने खुद से बैठ कर, ठीक है, एक एक करके हर एक चीज को हम टाइप किया है लैपटॉप में। तो शायद आप लोगों को ये चीज अच्छा लगा होगा, तो मैंने इसको खुद से टाइप किया है सर। ये आपको कहीं पर भी ढूंढने को नहीं मिलेगा, ये मेरे पास ही है, ये मेरे पास ही रहेगा। अब आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं, इसे आपको डाउनलोड करने के लिए कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब बात को समझिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ये जो सीरीज है ना, आपने जो ये मॉडल पेपर बनाया है, आपने ठीक काम किया है, इससे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आपने ठीक किया है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं ये सब बकवास हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये ठीक काम है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। आपका पॉलिटिकल साइंस का मैं 5 सेट रेडी कर दूंगा, 5 मॉडल सेट रेडी कर दूंगा। और सोशियोलॉजी जो आपका होता है ना, सोशियोलॉजी का भी 5 मॉडल सेट जारी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका होम साइंस है तो होम साइंस का भी 5 मॉडल सेट में जारी कर दूंगा। लेकिन आप लोगों का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, जिस चीज का भी आप लोगों को चाहिए नीचे लिख दीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो ये जो एक मॉडल पेपर मैंने बनाया यहीं तक मैं सीमित रहूंगा और आगे कुछ नहीं बनाऊंगा। एक्चुअल में जो आप लोगों का जारी हुआ है उस समय पढ़ा दूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं बनाऊंगा। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का जैसा भी रिस्पांस रहेगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।